गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ा रहे थे। उस टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमने आप लोगों को डिफरेंट वेक्टर का टाइप बताया था। जैसे इक्वल वेक्टर बताया था, अनइक्वल वेक्टर बताया था, और उसके बाद हमने कोइनिशियल वेक्टर बताया था, एक्सियल वेक्टर बताया था, एंड सो ऑन। बहुत सारे वेक्टर्स की बात किया था। उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और उसमें हम कोप्लेनर वेक्टर, थोड़ा सा मैंने बताया था कोप्लेनर वेक्टर, आज उसको फिर से हम बता रहे हैं कि कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है। तो कोप्लेनर वेक्टर लिखा जाए यहाँ पे, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब होता है एक तलीय सदिश, जो एक तल में काम करते हैं। वेक्टर्स एक्टिंग इन द सेम प्लेन। सबसे पहला हमारा यहाँ पे है कि वेक्टर्स एक्टिंग इन द सेम प्लेन। वेक्टर्स लाई लिखो या एक्टिंग, लाई इन द सेम प्लेन। एक तलीय वेक्टर इसको कहते हैं। समतलीय या एक तलीय वेक्टर ऐसे वेक्टर जो एक ही तल में कार्यरत है। तो ये लिखते हैं कि समान तल में कार्यरत वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ ये देखना पड़ेगा। समान तल में कार्यरत सदिश। और इसको हम लिखते हैं समतलीय, एक तलीय वेक्टर, इसको हिंदी में कहते हैं एक तलीय वेक्टर, एक तलीय सदिश, कोप्लेनर। तो समान तल में कार्यरत सदिश पर फिर यहाँ पे सवाल उठता है कि समान तल से क्या मतलब है। 2D, टू डायमेंशनल तल से जैसे ही तल की बात करते हैं, प्लेन की जैसे ही बात करते हैं तो 2D आ गया। तो 2D से हमारा मतलब जैसे ये हमारा बोर्ड है, ये हमारा एक तल हुआ। तल 3D भी होता है, तो ये एक तलीय हुआ समान तल में कार्यरत सदिश। लेकिन यहाँ पे देखता है कि टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर। दो वेक्टर जो है हर में से कोप्लेनर वेक्टर होते हैं। कैसे, इसको एग्जांपल देंगे, हम दिखाएंगे। यहाँ देखते हैं कि टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। दो वेक्टर हर में से एक तलीय होते हैं। कैसे होता है, हमने क्या बोला, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। दो वेक्टर हर में से एक तलीय होते हैं। तो कैसे एक तलीय होते हैं इसको दिखाता हूँ थोड़ा। देख लीजिए इस चीज को। उस दिन भी मैंने बोला था जैसे ये हमारा, ये देखिए, इसको हम मान लो ये तल हमारा है, ये तल है। तो ये देखो, ये हमारा एक ही तल में, ये पूरे तल में ऐसे भी कर देते हैं इस टाइप से। ये भी हमारा एक तल में ही वेक्टर हमारा। ऐसे देखो, इस ढंग से देखो, ये पूरा एक तल में है, ऐसे कर दें। ये एक तल में है, दिख रहा है कि एक तल में हमारा है, एक प्लेन में। इसीलिए क्या बोलते हैं आप कि टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। अब बोलोगे कि सर थ्री वेक्टर्स मे और मे नॉट बी कोप्लेनर। थ्री वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसको भी लिख लें। यहाँ पे लिखते हैं थ्री वेक्टर्स मे और मे नॉट बी कोप्लेनर। थ्री वेक्टर्स, तीन सदिश जो होते हैं वो कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। हम क्या लिखेंगे कि तीन सदिश, वो भी दिखा देंगे अभी। तीन सदिश कोप्लेनर, एक तलीय हो सकते हैं अथवा नहीं भी हो सकते हैं, हो सकते हैं अथवा नहीं भी हो सकते हैं। इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ, तो बताइए क्वेश्चन का नेचर क्या था। देखिए अब हमने क्या लिखा, तीन सदिश कोप्लेनर हो सकते हैं और अथवा नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। दो वेक्टर तो कंफर्म है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि दो वेक्टर तो ये हमारा है। तो ये देखो, ये एक प्लेन में लग रहा है, ऐसे कर दे, एक प्लेन में लग रहा है। या यहाँ रखते हैं, एक प्लेन में है, ऐसे कर है, एक प्लेन में है। टू वेक्टर्स की बात कर, थ्री वेक्टर्स की बात जैसे ही करते हैं। देखिए मान लो थ्री वेक्टर,
एक ये है, एक ये है। ये 3 वेक्टर तो एक प्लेन में लग रहा है, देखो एक प्लेन में है। लेकिन यही चीज यदि ऐसा हो जाए, अब देखिए ऐसी स्थिति आ जाए, इस ढंग से आ गया, अब एक तल ये बन गया, ये दूसरा तल बन गया, श्याम का कोप्लानर तो नहीं रहा ना, इस ढंग से देखो, इसको ध्यान से, इस ढंग से हमारा है। एक ये तल तो बुझा रहा है, फिर ये तल नीचे वाला, तो एक तल ये तो नहीं हुआ, यहाँ भी वही बात, ये बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया तल से, ये तो दिख रहा है कि एक प्लेनर, लेकिन ये क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो वो हो कैसे सकता है, ऐसा ऐसी आकृति हो इस ढंग से तब हो सकता है, ऐसा यदि हो इस ढंग से हो, ऐसा हो तब हो सकता है। ठीक है, 3 वेक्टर है, कोप्लानर है, ये कंडीशन है, इस ढंग से कोप्लानर है। लेकिन जैसे ही हमारा ये कंडीशन आया, इस ढंग से जैसे कंडीशन आया, ये कोप्लानर है, ये तो दिख रहा है, लेकिन ये देखिए बाहर निकल गया, तो क्या देखा यहाँ, 2 वेक्टर कन्फर्मली कोप्लानर होता है, लेकिन 3 वेक्टर क्या बोला, कोप्लानर हो भी सकते हैं अथवा नहीं भी हो सकते। क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद नहीं हमारा था यहाँ पे, यहाँ हमने सीधा सा दिया कि वेक्टर्स लाई इन द सेम प्लेन, ऐसे वेक्टर एक ही प्लेन में होते हैं वो कोप्लानर कहलाते हैं। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया, 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लानर, 2 वेक्टर हर में से एक तलीय होते हैं। और 3 वेक्टर्स में और मे नॉट भी कोप्लानर, 3 वेक्टर कोप्लानर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर, चलो इसको बताओ। नेक्स्ट की बात करेंगे कॉनकरेंट वेक्टर। नेक्स्ट अगला हमारा होगा कॉनकरेंट। देखिए नेक्स्ट हमारा हो रहा है कॉनकरेंट वेक्टर। वेक्टर्स लिखो, वेक्टर लिखो। कॉनकरेंट संपाती सदिश कहते हैं यदि 2 या 2 से अधिक वेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेम, 2 और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 2 या 2 से अधिक का इंटरसेक्शन पॉइंट यदि सेम हो, मिलते हैं यहाँ पे कॉनकरेंट क्या हो गया हमारा, संपाती सदिश। ध्यान देना यहाँ पे, कॉनकरेंट वेक्टर की बात, क्या कोप्लानर तो समझ गए, कॉनकरेंट वेक्टर संपाती सदिश, 2 और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम इंटरसेक्शन पॉइंट, लिखते हैं 2 और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम इंटरसेक्शन पॉइंट या सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दो या 2 से अधिक वेक्टर का एक ही प्रतिच्छेद बिंदु यदि हो, यदि कटने वाला बिंदु एक ही हो या इनिशियल पॉइंट उसका वही हो, तो हमारा कॉनकरेंट, कभी कभी इसको हम लोग को इनिशियल वेक्टर भी बोलते हैं, कभी कभी क्या बोलते हैं, को इनिशियल। यहाँ भी कहा 2 या 2 से अधिक सदिश का सेम प्रतिच्छेद बिंदु, ध्यान दो हमने क्या कहा यहाँ पे, 2 या 2 से अधिक वेक्टर का यदि सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो तो उसको क्या कहें। मान लीजिए एक वेक्टर हमारा यहाँ पे ए है, ए वेक्टर है, ये हमारा यहाँ पे वेक्टर भी है, और ये हमारा वेक्टर सी, तो सबका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है, ये है। इसको को इनिशियल भी कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, को इनिशियल, एक ही जगह से स्टार्ट होने वाला, को इनिशियल बोले या कॉनकरेंट बोले, बात एक ही है, एक ही जगह से शुरू होने वाला। हमने क्या किया, 2 या 2 से अधिक सदिश का सेम प्रतिच्छेद, यहाँ पे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी कहाँ पे कट रहा है, वो पॉइंट पे। ये क्या है हमारा, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी
कौन सा है हमारा? ये कॉन्करेंट वेक्टर। क्या है हमारा? कॉन्करेंट वेक्टर्स। क्लियर? तो सीधा से हम ये याद रखना है कि जब दो या दो से अधिक वेक्टर का इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट या प्रतिच्छेद बिंदु या इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक ही हो तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको हम लोग कॉन्करेंट वेक्टर कहेंगे, समवादी सदिश कहेंगे। ये हमारा हुआ। और एक हम पढ़ लेते हैं यूनिट वेक्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़रूरत पड़ेगी उसकी, बार बार ज़रूरत पड़ेगी यूनिट वेक्टर्स का। उसको देख, ये देख लीजिए, ठीक है। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर की बात करें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछता है, इसकी बहुत ज़रूरत आगे है और आगे भी इसको पूरी तरह से समझ पाइएगा। इस क्लास में भी कोशिश करेंगे समझा देने का। जैसे जैसे हमारा सीरीज बढ़ेगा फिजिक्स का, आगे बढ़ते चलेंगे तो उसमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आती जाएगी। सबसे पहले यह है कि ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, ऐसा सदिश जिसका मान कितना हो? 1 हो। मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका? मैग्नीट्यूड या वैल्यू, इसका याद रखना, ये मैग्नीट्यूड या इसको क्या लिखेंगे? वैल्यू। हिंदी में इसी को मापांक कहते हैं। कितना होता है? 1 होता है। ऐसा सदिश जिसका वैल्यू 1 हो उसको क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। फिर आगे लिखते हैं, इफ ए बी ए वेक्टर, यदि एक सदिश हो तो इट्स यूनिट वेक्टर एक कैप से लिखा जाता है। तो इट्स यूनिट वेक्टर, इट्स यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप। क्या पढ़ते हैं इसको? ए कैप पढ़ते हैं, याद रखना, ए कैप। ने क्या कहा? यदि ए कोई सदिश हो तो उसके यूनिट वेक्टर को किससे लिखा जाता है? ए कैप से। रिप्रेजेंट मतलब सूचित किया जाता है। सीधा सा ए की इकाई, ए के इकाई सदिश को, ए के यूनिट वेक्टर मतलब इकाई सदिश को, इकाई सदिश को ए कैप से, ये ए कैप से सूचित किया जाता है। रिप्रेजेंट मतलब सूचित करना। चलिए, सबसे पहला इसका है कि यूनिट वेक्टर वह है जिसका वैल्यू कितना हो? 1 हो। यदि ए कोई वेक्टर हो तो इसके यूनिट वेक्टर को क्या लिखा जाता है? ए कैप पढ़ा जाता है इसको, ए कैप। यूनिट वेक्टर को किससे सूचित करते हैं? ए कैप से करते हैं। फार्मूला फॉर यूनिट वेक्टर, यदि ये हमारा यूनिट वेक्टर है, ऐसा लिख देते हैं कि यूनिट वेक्टर इक्वल टू, फार्मूला है इसका, यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है ए वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, सदिश बटा उसका मापांक, क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, इसका सीधा सा फॉर्मूला की बात कर रहे हैं कि यूनिट वेक्टर जो होता है ए वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यूनिट वेक्टर का हम ए कैप देते हैं, ए कैप इक्वल टू, ए वेक्टर है तो इसको ए वेक्टर दीजिए, इसका मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड को हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस। यही हमारा इसका फॉर्मूला, ठीक है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है वेक्टर बाय इट्स मॉडुलस, इसका वेक्टर। अब सबसे पहले कि इसका यूज क्या है? यूनिट वेक्टर जो हम पढ़ते हैं इसका यूज क्या है? इट गिव्स द डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देता है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन देता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका यही यूज है। अब ये देखना है कि सर डायरेक्शन कैसे देता है, तो आप आगे पढ़ेंगे इसको, जैसे जैसे पढ़ते अभी समझ में ये कम आएगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना तो ये समझ में आपको आता जाएगा, क्योंकि इसका बहुत यूज है, बहुत एप्लीकेशन है। इसका यूज क्या है? जब यूज की बात करेंगे, इसका उपयोग की बात करेंगे। इट गिव्स डायरेक्शन टू वेक्टर,
वेक्टर का क्या देता है, डायरेक्शन देता है। लिखते हैं कि यूनिट वेक्टर या इट गिव्स डायरेक्शन, सीधा लिख दो, इट गिव्स डायरेक्शन, इट गिव्स डायरेक्शन टू ए वेक्टर, वेक्टर का ये डायरेक्शन देता है, याद रखना इसको, दिशा देता है, इसकी दिशा बताता है, दिशा निर्देशित करता है यूनिट वेक्टर। एक बार फिर देखिए, यूनिट वेक्टर क्या है, इसको हम लोग इकाई सदिश बोलते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे इसको हम लोग इकाई सदिश कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन एक जो नीचे वाला पार्ट है ये तो पूछा हुआ है, कौन सा यूनिट वेक्टर का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपको आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कितना होता है इसका, 1 होता है। फिर यहाँ कहे कि ये एक यदि कोई वेक्टर हो तो इसके यूनिट वेक्टर को एक कैप के रूप में लिखा जाता है। फिर देखा कि यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या है, वेक्टर बटा उसका वैल्यू या मॉडुलस या मैग्नीट्यूड। देखिए यूनिट वेक्टर है, गिवन वेक्टर बटा उसका मॉडुलस। फिर यूज क्या है, इट गिव्स डायरेक्शन टू ए वेक्टर, किसी वेक्टर का डायरेक्शन देता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, किसी वेक्टर का ये डायरेक्शन देता है। और यूनिट वेक्टर का ये फॉर्मूला पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से यूनिट वेक्टर का सूत्र कौन सा है, ये पूछा हुआ है। इसको नोट कर दो, पहले देखते हैं फिर, चलिए लिख लीजिए इसको, देखो इसके बाद आता है जीरो और नल वेक्टर, ठीक है। इसके बाद जीरो और नल वेक्टर, आगे इसको बहुत पढ़ेंगे हम लोग। यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका, मान लो कोई हम इसका एग्जांपल ही दे दें, यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं, एक हम एग्जांपल देते हैं इसी में। मान लो ये हम क्वेश्चन दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस एक चीज़ और यहाँ पे देखना है, इसके पहले एक चीज़ और जानो यूनिट वेक्टर में, तब हम इसको बताएंगे कि जनरली यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के लिए i, y के लिए j और z के लिए k लिखा जाता है। देखो यूनिट वेक्टर को ही पढ़ा रहे, इसमें आगे हमारा देखिएगा, यह x के लिए ये हमारा क्या है, ये y है, और ये क्या है हमारा, ये z। इसके लिए सामान्यतः हम इसको i लिखते हैं, इसको हम लोग j लिखते हैं, और इसको क्या लिखते हैं, k। x के लिए यूनिट वेक्टर क्या है, i कैप, y के लिए क्या है, j कैप, z के लिए क्या है, k कैप। समान रूप से हम लोग लिखते हैं, x के लिए i, y के लिए j, z के लिए k। अपनी सहूलियत के लिए बताते हैं, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि i को y, k को x में लिख दिया जाए, ये हो सकता है, लेकिन सहूलियत के लिए हम याद रखने के लिए हम क्या करते हैं कि x के लिए क्या i कैप लिखा जाता है यूनिट वेक्टर, y के लिए क्या लिखा जाता है, j कैप लिखा जाता है, z के लिए क्या लिखा जाता है, k कैप लिखा जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन डाले हम कि गिवन, ये दिया हुआ है, गिवन मतलब दिया हुआ है, a इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k। यहाँ पे लिख रहा है पहला फाइंड, लिख रहा है निकालो, पहला दे रहे हैं हम लोग मॉडुलस ऑफ a निकालो, दूसरा हम बोल रहे हैं यूनिट वेक्टर निकालो। अब चलिए पहले इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, 2-3 बात यहाँ पे हम बताएंगे। जैसे इसका कंसेप्ट दे देते हैं, यदि आपको लिखते हैं, यदि वेक्टर a इक्वल टू axi प्लस ayj प्लस azk हो, देन मॉडुलस यदि हम निकालेंगे, इसका फार्मूला होगा, आएगा कहाँ से, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़ाएंगे, आयताकार घटक पढ़ाएंगे, वहाँ पे पता चलेगा। अब इस फार्मूला को आपको मेमोराइज करना है, याद करना है। इसको हम लोग लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ये चीज़ होगी। ये क्वेश्चन को रहने देते हैं, उसके बाद इसके आधार पर बनाएंगे इसको। हमने कहा यदि बोलो ये क्या है सर, ये नहीं समझे हम, समझिए x का कंपोनेंट मतलब घटक होता है, a का x एक्सिस में कंपोनेंट कितना है, ax है,
ए का वाई एक्सिस में कंपोनेंट कितना है, ए वाई है। ए का जेड एक्सिस में कंपोनेंट कितना है, ए जेड है। इस ढंग से हम यदि मॉडुलस निकालेंगे, यदि वैल्यू निकालेंगे, तो वैल्यू हमारा होगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज और बताते हैं, यहाँ पे दे देगा कि लेंथ ऑफ वेक्टर ए इन एक्स वाई प्लेन, प्लेन देखो एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, प्लेन कितना है यहाँ पे, 3 प्लेन, 3D है हमारा, ये 3 डायमेंशनल है। या यदि हम ये लिख दें कि द लेंथ ऑफ वेक्टर ए इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई तल में ए की लंबाई, बोलेगा कि एक्स वाई तल में वेक्टर ए की लंबाई कितनी है, तो एक्स वाई तल ये हमारा है, एक्स वाई तल में करेंगे ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। फिर लिखेंगे हम यहाँ पे लेंथ ऑफ वाई जेड तल, द लेंथ ऑफ वेक्टर ए, द लेंथ ऑफ वेक्टर ए इन वाई जेड प्लेन, वाई जेड तल में लंबाई कितनी होगी, तो वाई जेड तल ये वाई ये है और जेड तल में ए वाई है, जेड वाई तल में, और जेड प्लेन में क्या है मान, ए जेड। इसको सीधा सा लिख देंगे अंडर रूट ए वाई स्क्वायर, समझना बढ़िया से, प्लस ए जेड स्क्वायर। फिर आगे बढ़ते नेक्स्ट में, द लेंथ ऑफ, यहाँ पे द लेंथ ऑफ वेक्टर ए इन एक्स जेड प्लेन। अब ध्यान देना यहाँ, ये कौन सी प्लेन की बात कर रहा है, एक्स जेड प्लेन। देखिए एक्स जेड हमारा ये जेड और एक्स है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ये हमारा ए जेड। फिर ध्यान देना, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। हमने कहा कि यदि ए हमारा ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, बोला ये बोलोगे सर ऐसा आपने क्यों किया, सिंपल अभी ऐसे समझो इसको, आयताकार घटक नहीं बता रहे हम, ऐसे सिंपल ही समझा रहे हैं। ए का एक भाग है, ए का ही अंग है, ए किस एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में, एक्स का कंपोनेंट एक्स का घटक है ए एक्स, वाई एक्सिस में, वाई अक्ष में ए का घटक क्या है, ए वाई, जेड एक्सिस में क्या है, ए जेड, तीनों ए का ही भाग है। तो क्या करो, तीनों को जोड़ देंगे तो ए हमारा आएगा ना। अब जोड़ने का नियम है, वेक्टर एडिशन का एक रूल होता है, उसका नियम कानून होता है, उसको आगे बताएंगे। अब इतना जानिए, इसका यदि मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यदि इसका हम वैल्यू निकालेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर हो जाएगा। याद रखना, अभी इसको याद कर लेना है, ये हमारा सूत्र है, इसको रट्टा मार देना है, इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट होता है। अब अलग अलग इससे जो हमारा कंसेप्ट आया, तो लेंथ ऑफ वेक्टर ए इन एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन में ए का लेंथ, ए एक्स में क्या है, ए एक्स है, वाई में क्या है, ए वाई, क्या होगा ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर, वाई जेड प्लेन में करेंगे ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, जेड एक्स प्लेन में करेंगे ए एक्स स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। इतना चीज तुमने जाना। इसके आधार पर इसमें क्वेश्चन की संख्या बढ़ा देंगे, ये हमारा क्वेश्चन हुआ, इस क्वेश्चन का नंबर बढ़ा देंगे इसमें। पहले इसको देख लिया जाए, पहले इसको देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको, चलिए देख लिया, देख लिया, ठीक है, आगे देखो। चलो इसको मिटाते हैं। अब हम क्वेश्चन की संख्या बढ़ा देते हैं इसमें, वो क्या बढ़ा देते हैं, देखो इसमें हम तीसरा नंबर दे दिया तुमको, इसी में दे दिया कि लेंथ, द लेंथ ऑफ वेक्टर ए इन, वेक्टर ए की लंबाई किसमें, पहला एक्स वाई प्लेन में, दूसरा वाई जेड प्लेन में, वाई जेड तल में, तीसरा जेड एक्स प्लेन में। तीनों प्लेन में इसकी लंबाई पूछी जा रही है। अलग से क्वेश्चन एक बन गया हमारा, देखो यहाँ ये हमारा ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के है, ये हमारा क्या है, ए एक्स की जगह पे 2 है, ए वाई की जगह पे 3 है, ए जेड की जगह पे 4 है। क्या निकाला था, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। जस्ट मैंने फॉर्मूला दिया है, तुम्हारे सामने रखा हुआ है, उसको तुम देख लो।
यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन बता रहे हैं। ये दिया हुआ है हमारा 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये हमारा दिया हुआ है। ये है क्या, ये हमारा देखो axi है प्लस इसकी जगह पे ayj है प्लस ये क्या है हमारा है, ये हमारा azk है। फार्मूला क्या निकाला था हमने फार्मूला निकाला, ये ए है यहाँ देख रहे हो। इसका फार्मूला हमने दिया था कि मॉडुलस जब निकालेंगे, इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ax² प्लस ay² प्लस az² का अंडर रूट। ये सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ax² प्लस ay² प्लस az²। फिर आगे चलो, ये चलो अब निकाल लेंगे। ax की जगह पे क्या है 2 है, ay की जगह पे 3 है, az की जगह पे 4 है। यहाँ पे क्या लिखेगा, यहाँ लिखेंगे 2² प्लस 3² प्लस 4²। यहाँ चलो ये देख लो, ये हमारा क्या हुआ 4 हो गया प्लस 9 हो गया प्लस 16 हो गया, एक अंडर रूट 29 हमारा। क्लियर, मैग्नीट्यूड निकल गया हमारा। अब चलिए, अब ये फर्स्ट हमारा, ये पहला। दूसरा की बात कर दे, हमारा यूनिट वेक्टर निकालना। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, वेक्टर ए बटा इसका मॉडुलस, ये मैंने बताया था यहाँ पे, वेक्टर ए बटा मॉडुलस। वेक्टर ए बटा मॉडुलस, वेक्टर ए क्या है, ये वेक्टर ए हमारा, इसको लिख देते हैं। इसको लिखिए 2i प्लस 3j प्लस 4k बाय मॉडुलस कितना आया, मॉडुलस इसका अंडर रूट 29 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, देखो यहाँ वेक्टर ए का वैल्यू लिखा यहाँ से उठा लिया, यहाँ रख दिया। मॉडुलस से पूछ रहा है, ये निकाला हुआ है हमारा, ये निकाला। क्लियर, चलो इसकी बात करते हैं। तीसरा नंबर, तीसरा का पहला, तीसरा का ए क्या पूछ रहा है, XY प्लेन में ए की लंबाई मैंने क्या बताया था, ax² प्लस ay² अंडर रूट। YZ में क्या बताया था, ay² प्लस az² अंडर रूट। ZX में क्या बताया था, ax² प्लस az² का अंडर रूट बताया था ना। तो इसकी लंबाई जो करेंगे XY प्लेन में, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, सीधा सब लिख देंगे ax² प्लस ay²। एक बता देते हैं, बाकी बना देना। ax की जगह पे क्या है हमारा, देखो 2 है, यहाँ पे क्या लिखेगा, लिखेंगे 2² ay की जगह पे क्या है 3 है, यहाँ पे 3 लिखेंगे, ये लिखेंगे हम लोग 3² तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ होगा 4 प्लस 9 ये 13। यहाँ यूनिट लिखना क्योंकि लेंथ है, लिखना पड़ेगा क्योंकि मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर दिया हुआ नहीं है। तो जब भी लेंथ की बात करेंगे या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट की बात करेंगे, तो उसका यदि मात्रक पता नहीं हो, यूनिट पता नहीं हो, तो सीधा सा यूनिट या मात्रक लिख देंगे। यहाँ यूनिट लिखो या मात्रक लिख दो, यहाँ हिंदी में लिखना है तो मात्रक लिख दो, इंग्लिश वाले है तो यूनिट लिख दीजिए। क्लियर, यही क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए इसको। चलो अब इसको मिटाते हैं, लिख लिया इसको। ठीक है, ध्यान से इसको देख, ये क्वेश्चन इस टाइप का एक बार पूछा हुआ था, ऐसा ये क्वेश्चन इस टाइप का पूछा हुआ था क्वेश्चन एयरफोर्स में, कभी लगता है 2013-14 की बात है, उस समय क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आगे बढ़े, चलो एक और क्वेश्चन इसमें डालते हैं, उस क्वेश्चन को देखो। यूनिट वेक्टर के रेस्पेक्ट में एक और क्वेश्चन देते हैं। एक क्वेश्चन हमारा है कि इफ या यदि 0.5i प्लस 0.8j प्लस ck is a unit vector, then find the value of c, देखिए, यदि हमारा लिखता है कि यदि 0.5i प्लस 0.8j प्लस ck इकाई सदिश है,
तब सी का मान क्या है, सी का मान ज्ञात करें। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन यदि हमको आता है क्या करेंगे। तो ये यूनिट वेक्टर है, हमको पता है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। यदि हम इसको ए मान लें, ए हमारा क्या होता है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। जस्ट मैंने बताया यदि ये यूनिट वेक्टर हो तो सी का मान कितना है। तो सबसे पहली बात है कि यदि ए यूनिट वेक्टर हो तो उसका मॉडुलस कितना होगा, 1 होगा। यदि तो यहाँ लिखते हैं कि हमारा मॉडुलस इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका क्या लिखिएगा, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, जस्ट अभी बताया था ना। क्योंकि यूनिट वेक्टर हमारा ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, जब यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉडुलस कितना होगा, वैल्यू कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। ये हमारा 1 होगा। इसकी जगह पे डालो, डायरेक्ट लिखो फार्मूला। इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला हमारा है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। यहाँ पे क्या करोगे, 1। अब फिर आगे बढ़ते हैं, हम सीधा वैल्यू उठा के रख देंगे यहाँ। ए एक्स कितना है, 0.5। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0.5 का स्क्वायर। ए वाई हमारा कितना है, 0.8 है। यहाँ पे लिखिए 0.8 का स्क्वायर। ए जेड कितना है, ए जेड सी है यहाँ पे लिख दो सी स्क्वायर बराबर कितना, 1। क्लियर। क्योंकि जब जैसे यूनिट वेक्टर है तो उसका मापांक, उसका मैग्नीट्यूड, उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। दैट मीन्स उसका मैग्नीट्यूड। इसको मैंने लिख दिया, यहाँ पे सेट किया है। तो सीधा से यहाँ पे चलो, इसको क्या लिखोगे, ये हो जाएगा हमारा 0.25 प्लस 0.64 प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना, 1। यहाँ चलो, फिर यहाँ चलो, इसको क्या लिखेंगे, 0.89 प्लस सी स्क्वायर 1। अब एक काम करो, अब यह रूट में है तो इसको बाहर निकालने के लिए स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ क्या लिखते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। ध्यान देना, यहाँ बहुत जगह क्वेश्चन आया हुआ है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। दोनों वर्क करने पे, वर्क करो इसको। देखो यहाँ पे हमारा है 0.89 प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 1 स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.89 प्लस सी स्क्वायर बराबर 1। यहाँ पे चलो, सी स्क्वायर बराबर 1 माइनस 0.89। फिर चलो, सी स्क्वायर बराबर 0.1, सी कितना, अंडर रूट 0.1। दिस विल बी द आंसर। यही हमारा आंसर हो। समझ में आया, देख लो। कह रहा है कि 0.5 बाई 0.8 जे और सी के यूनिट वेक्टर है तो सी का मान कितना है। जब यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका मॉडुलस कितना होगा, एक होगा। तो सीधा इसको ए मान लिया तो मॉडुलस कितना, 1। इसका फॉर्मूला पता है आपको, मैंने जस्ट बताया है, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ए एक्स की जगह पे 0.5 है, ए वाई की जगह पे 0.8 है, ए जेड की जगह पे सी है हमारा। सारा का सारा वैल्यू डाला, सॉल्व किया, ये हमारा रूट में आया। रूट को हटाओ, दोनों हमने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। रूट हट गया, ये आया, आंसर आ गया। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, निकालिए इसको। चलो मिटा दो। ठीक, इसके बाद अंतिम हमें पढ़ा रहे हैं नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। इसके बाद यूनिट वेक्टर पे इतनी सारी कहानी चली। कुछ आए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को एकदम बना लिया कीजिए। इसके बाद हमारा है जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। यहाँ लिखेंगे जीरो वेक्टर बोलो या इसको नल वेक्टर बोलो, बात एक ही है। शून्य सदिश, रिक्त सदिश इसी को कहते हैं। मैग्नीट्यूड 0, वैल्यू कितना होगा 0। इसका वैल्यू कितना होगा
इसका मैग्नीट्यूड हमारा या वैल्यू की बात करेंगे, मापांक की बात करेंगे, कितना होगा? 0 होगा। कभी कभी यही लिखा जाता है, 0 वेक्टर हमारा है, 0 या। तो यहाँ पे फिर है कि इट हैज एन आर्बिट्री डायरेक्शन। अब बोलोगे सर ये आर्बिट्री डायरेक्शन कितना है? कोई भी, कुछ भी डायरेक्शन इसका होता है, जिससे करोगे मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, प्लस करोगे तो जिस वेक्टर से प्लस करोगे वही वेक्टर रह जाएगा। इट हैज एन आर्बिट्री डायरेक्शन। यहाँ क्या लिखेंगे? ये इसका इंपॉर्टेंट है, इट हैज एन आर्बिट्री डायरेक्शन। अब बोलोगे सर आर्बिट्री क्या होता है? कोई भी दिशा, इसको लिखते हैं कोई भी, कुछ भी, कोई भी, इसकी दिशा कुछ भी हो सकती है, कोई भी दिशा, कोई निश्चित दिशा नहीं। ज़्यादा इसके बारे में ये तो जान ही रहे हैं, जब 0 किसी से मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर करेंगे तो 0 देगा, जिस वेक्टर में इसको सम करेंगे वही वेक्टर आएगा, जिसमें इसको माइनस करेंगे वही वेक्टर आएगा। क्लियर? यहाँ पे सीधा याद रखना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 0 होता है। इंपॉर्टेंट पार्ट फैक्ट्स ये है इसका, इट हैज एन आर्बिट्री डायरेक्शन। आर्बिट्री डायरेक्शन मतलब क्या होता है? इसका डायरेक्शन कुछ भी होता है, कोई भी डायरेक्शन इसका हो सकता है। क्लियर? चलो इतना याद रखना है। तो दे देगा विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर हैज एन आर्बिट्री डायरेक्शन। सुनना क्वेश्चन, क्वेश्चन को हमने क्या बोला? निम्नलिखित में से किस वेक्टर का डायरेक्शन आर्बिट्री होता है? इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर। क्या आ गया हमारा? जीरो वेक्टर। यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसका डायरेक्शन कुछ भी होता है, कोई भी होता है। क्लियर? चलो मिटा दें इसको। चलिए टाइप्स ऑफ वेक्टर हमारा यही था। एक जो महत्वपूर्ण बात बतानी है हमको, जो कि जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत कंफ्यूज। यूनिट वेक्टर के टाइप्स की बात हमने किया था। हमने कहा था कि स्केलर होता है, टाइप सॉरी फिजिकल क्वांटिटी की बात किया था, तो हमने कहा था कि स्केलर होता है, एक वेक्टर होता है। रिपीट करेंगे थोड़ा इसको, उसमें एक टेंसर एक टर्म आएगा, टेंसर। हमने कहा कि एक फिजिकल क्वांटिटी की बात आती है तो उसमें क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी में हमारा एक स्केलर होता है और दूसरा क्या होता है? वेक्टर होता है। तो स्केलर तो सिंपली बोलते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में बोला था कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। इसका मतलब ये निकला कि इसमें दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन मैग्नीट्यूड है। यदि वैल्यू हो तो स्केलर भी होगा और वो वेक्टर भी होगा, लेकिन वैल्यू और दिशा, मान और दिशा दोनों वेक्टर होगा। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑल फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव डायरेक्शंस आर नॉट वेक्टर्स। सारी फिजिकल क्वांटिटी जिसके डायरेक्शन भी होते हैं जरूरी नहीं है कोई वेक्टर हो। अब वो लोग सर ये क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आया। सवाल उठ रहा है ना। हमने क्या कहा कि सारी भौतिक राशियां जिनकी दिशा हो वो वेक्टर नहीं होते हैं। अब सवाल उठा कि सर ये वेक्टर नहीं होता है तो फिर होता क्या है, उसी की चर्चा कर रहे हैं, उसी पर ध्यान दो। यहाँ में फैक्ट इम्पोर्टेंट लिख रहे हैं, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट लिख लो, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं, मोर देन 99% बच्चे कंफ्यूज करते हैं। रट लेता है वो, रटना नहीं है, कभी रटना। इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, हमने कहा ऑल वेक्टर्स, लिखते हैं ऑल फिजिकल क्वांटिटीज, that have directions are not vector, that have direction are not vector। ये तो बहुत बड़ी बात सर लिख दिए, क्यों लिख दिए? नहीं समझ में आया, एकदम नहीं आया, बता देते हैं। हमने कहा सारी भौतिक राशियां जिनकी दिशाएं होती है वो सदिश नहीं होते। वो लोग क्या होता है फिर सदिश नहीं होता है? तो बताते हैं। मैं पहले हिंदी लिखता है इसका, कुछ बच्चे को समझ में इंग्लिश नहीं आया होगा। सारी भौतिक राशियां जिनकी दिशाएं होती हैं, जिनकी दिशाएं होती हैं, सदिश नहीं होते।
सदिश नहीं होते। अब यहाँ ये सवाल उठ गया, फिर कंफ्यूज कर गया, कंफ्यूज कर सर नहीं समझ पा रहे, एकदम नहीं समझ पा रहे, समझा देता हूँ। हमने यहाँ पे कहा कि सारी भौतिक राशियाँ जिनकी दिशाएं होती हैं सदिश नहीं होते। लोग सर आपने तो पढ़ाया था कि जिसकी दिशा होती है वैल्यू तो होगा ही, वो तो सदिश होता है। तो लेकिन देखो सदिश का एक एसेंशियल कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन। यहाँ लिख रहे वेक्टर, यहाँ वेक्टर दिख रहा है। तो वेक्टर में पहला हमारा है मैग्नीट्यूड। पहला हमारा क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए, उसका माप होना चाहिए उसकी। दूसरा है डायरेक्शन होना चाहिए, इसकी दिशा होनी चाहिए। बोलोगे सर डायरेक्शन तो है ही सदिश। जी नहीं, वेक्टर की एसेंशियल शर्त नहीं है, क्योंकि मैंने काट दिया यहाँ पे। मैंने क्या लिखा है कि सारी भौतिक राशियाँ जिनकी दिशाएं होती हैं सदिश नहीं होते हैं। कि सारी भौतिक राशियाँ मैंने ऐसा भी कुछ भौतिक राशि जिसकी दिशा है वैल्यू भी है लेकिन वो सदिश नहीं। तो एक एसेंशियल शर्त इसकी है ऑलवेज एडिशन वेक्टर। अब देखो क्या बात आ गया, एडिशन वेक्टर सदिश योग का पालन करेगा। किसका? सबका ये बहुत एसेंशियल शर्त, सदिश योग का पालन बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। अब देखना यहाँ वेक्टर होने की शर्त दो तो सामान्य सी है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बच्चा से रटा है, पढ़ते आया है। लेकिन एसेंशियल शर्त, अनिवार्य शर्त है कि ऑलवेज वेक्टर एडिशन, मतलब सदिश योग का पालन करेगा वो। यदि ये पालन नहीं करेगा तो वेक्टर नहीं होगा। तो कैसे? एग्जाम्पल दीजिए, दे रहा हूँ। मान हम करंट की बात करते हैं। देखो यहाँ पे ये करंट है, यहाँ पे हमारा 1 एम्पियर का करंट है, यहाँ पे हमारा 2 एम्पियर का करंट है, और यहाँ पे 1 + 2 3 एम्पियर का करंट होगा। क्या देखा तुमने कि हमारा 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। अब एक और बात करते हैं हम, एंगल मानो 30 डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल कर देते हैं। चलो कर दिया 60 डिग्री का। ये हमारा फिर 1 एम्पियर है, ये फिर हमारा 2 एम्पियर है, यहाँ पर फिर हमारा उतना ही आ गया। एंगल पे निर्भर नहीं किया, एंगल बढ़ भी गया तो ही हमारा है। अब ये बताओ डायरेक्शन तो है, तो क्या ये सदिश योग के नियम का पालन करता है? नहीं करता। सदिश योग के नियम का पालन का एक पार्टिकुलर मेथड, एक स्पेशलाइज्ड मेथड होता है उसका पालन नहीं करता है। सामान्य अंक गणित या प्रणाली अर्थमेटिक प्रोसेस से बन रहा है 1 + 2 = 3, 1 + 2 = 3, एंगल पे डिपेंड ही नहीं करता है। लेकिन जबकि आपका वेक्टर एनालिसिस, सदिश विश्लेषण कोण पर निर्भर करता है। आप जानते हैं ना, यदि रिजल्टेंट निकालना हो, ए और बी के बीच कुछ कोण हो, हम लिखते हैं रिजल्टेंट a² + b² + 2ab cos थीटा। आगे बताएंगे, इसको आगे बताएंगे, लेकिन हम याद दिला रहे हैं। यदि पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो दिक्कत नहीं है। हमने कहा यदि कोण हो बीच में तो सदिश वहाँ पे चेंज हो जाएगा। वो दिखाएंगे भी, अभी आपको वो दिखाएंगे भी, तो पूरी तरह दिमाग में आ जाए। तो क्या देखा आपने? 1 + 2 3, तो अंकगणितीय प्रणाली है, सिंपल तरीके से जैसा हमने अंक अर्थमेटिक में जोड़ा वैसा जोड़ दिया। डायरेक्शन तो है, लेकिन क्या लग रहा है कि ये वेक्टर को फुलफिल करता है, वेक्टर के योग का पालन करता नहीं करता है। तो बोलोगे तो सर फिर करंट है क्या? टेंसर है, टेंसर। तो करंट कौन सी क्वांटिटी हो गया? इलेक्ट्रिक करंट, ये हो गया टेंजर, TENSOR। ध्यान देना यहाँ, टेंजर। एक और बड़ी भयानक बात आई, कंफ्यूज कर जाओगे कि सर वो तो आज तक मैंने स्केलर ही पढ़ा था, अभी पढ़ा ही नहीं उसको, टेंजर अभी पढ़ाते। इलेक्ट्रिक करंट कौन सी क्वांटिटी है? टेंजर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख लो कि 1 + 2 3, 1 + 2, एंगल पे डिपेंड नहीं करता। एंगल छोटा था, एंगल बड़ा था, कोई फर्क नहीं पड़ा। जबकि जब वेक्टर एडिशन करते हैं ना, वहाँ की फार्मूला से हमारा थीटा आता है, कोण पे निर्भर करता है। जब कोण पे निर्भर करता है तो सदिश योग के नियम का पालन नहीं किया तो दिशा तो है, वैल्यू भी है, लेकिन ये नहीं है। मैग्नीट्यूड है 3 एम्पियर, दिशा भी है ही दिशा, लेकिन क्या नहीं? एसेंशियल कंडीशन, अनिवार्य शर्त ये नहीं है। ये नहीं तो वेक्टर नहीं है, फिर वेक्टर नहीं है तो क्या है? वो टेंसर। क्लियर हो गया? एक और प्रेशर की बात कर दो। बोलो सर ये क्या है? ये तो सदिश आदिश आसानी से हम लोग जान ही रहे, नहीं जान रहे। दाब का डायरेक्शन
अपवार्ड हो सकता है, डाउनवार्ड हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, मैग्नीट्यूड तो है ही, लेकिन क्या कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन है? नहीं है उसका भी पार्टिकुलर डायरेक्शन। डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन वहाँ भी क्या करते हैं कि हम लोग अरिथमेटिक प्रोसेस से उसको भी बना देते हैं। 2 पास्कल प्लस 3 पास्कल 5 पास्कल लिख देते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। कोई डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का, वेक्टर एनालिसिस का, सदिश योग के नियम का कोई पालन नहीं होता, यहाँ भी पालन नहीं होता। ये भी हमारा टेंसर, ये क्या हमारा, ये भी हमारा टेंसर क्वांटिटी है। याद रखना, आज के बाद कभी गलती मत करना। मैक्सिमम बच्चे, मोर देन 99% बच्चे इसको तो गलत करके ही आते हैं, ये तो गलत करना ही करना है। ये बहुत बच्चे को पता है कि टेंसर है, लेकिन ये बहुत बच्चे को पता है। याद रखना इसको, यही मैंने बताया। थोड़ा सा और इसके बारे में चर्चा करते हैं कि कितनी कहानी बन जाती है वेक्टर जानने के लिए। पढ़ लिया, याद कर दिया, 10-20 को याद किया, ये वेक्टर है, इससे काम नहीं चलता। एक और बता देते हैं, चलिए समझ में आ गया होगा। देखिए इसको थोड़ा लिख लीजिए। चलो इसको मिटाते हैं। एक और देखो थोड़ा सा कि सदिश की ही बात हम कर रहे हैं, सदिश की ही बात कर रहे हैं, इसी में देखना थोड़ा। देखो एक सिंपल एग्जांपल, इसी का एग्जांपल, वेक्टर का एग्जांपल। हम कहते हैं कि 4 मीटर ईस्ट बोल दिया, यहाँ फिर हम 3 मीटर ईस्ट बोल दिया, ये 7 मीटर हो गया, वेक्टर हो गया। सेम दिशा थी, 7 मीटर हो गया। फिर देखो ये हमारा, फिर कहते हैं कि 4 मीटर ईस्ट बोला, 4 मीटर पूरा, फिर बोल रहे हैं कि 3 मीटर हमारा वेस्ट है, ये हमारा 1 हो गया। क्या देख रहे हो, 4 को जोड़ा, यहाँ भी देखो, यहाँ हम जोड़ रहे हैं 4 और जोड़ 3 जोड़ रहे हैं, ये क्या दे रहा है हमारा, 7 दे रहा है। यहाँ भी कह रहे हैं 4 और जोड़ 3 बोल रहे हैं, ये 1 दे रहा है। ये मत यहाँ हम साइन नहीं दे रहे हैं, अभी हम ये बोल रहे हैं कि ये जब दोनों जोड़ेंगे 4 + 3 7 भी हो रहा है, और 4 + 3 हमारा 1 भी हो रहा है। बड़ी कमाल की बात है। अरे यही वेक्टर है, यही पकड़ो, यही वेक्टर है। फिर देखो एक काम क्या किया, कहा कि एक लड़का है, उन लोग को लड़की है, वो 4 मीटर जा रही है, चली गई इधर 4 मीटर, अचानक से भटक गई, नॉर्थ चली गई। चलो जा रही थी सीधी, मुड़ गई 90 पे, ये चली गई इधर, तो 3 मीटर चल गई, जा रही थी इधर, क्या मन हुआ, चली गई फिर नॉर्थ की तरफ। अब चलो, अब क्या देख रहे हैं कि ये हमारा 5 आ रहा है, फिर यहाँ जोड़ रहे हैं कि 4 + 3 5 आ गया, 2 गया, 2 गया। ये क्या देख रहे हो भाई, कमाल की बात है कि नहीं। 4 को 3 से जोड़ रहे हैं, कभी 7 हो रहा है, कभी 1 हो रहा है, कभी 5 हो रहा है। हम क्या करेंगे, यही वेक्टर है, हम यही कहेंगे कि यही वेक्टर है। वेक्टर यही है कि जो कि हमको आसानी से समझ में नहीं आता, आज तो समझा ही देंगे, क्योंकि देखिए एक हमारा मिनिमम है, मैक्सिमम कितना है, 7 है। तो 4 और 3 का जब सम करेंगे, 1 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। 4 और 3 का वैल्यू, जब 4 और 3 का रिजल्टेंट निकालेंगे ना, तो 1 भी, 1 सबसे कम है और 7 क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो क्या देखना है, जोड़ा तो 7 भी आया, जोड़ा तो 1 भी, यहाँ माइनस नहीं देना है। हम दिखा रहे डायरेक्टिव प्रॉपर्टी देंगे तो माइनस उल्टा हो गया ना, लेकिन ऐड ही ना है जी, यहाँ ऐड किया तो 7 हो गया। फिर देखते हैं 1 हो गया, फिर देखते हैं कि ऐसा कंडीशन है तो 5 हो गया हमारा। तो क्या कहोगे, बोलेंगे यही वेक्टर है, स्केलर तो नहीं है, अंकगणित का कोई नियम लागू ही नहीं हुआ। यही हमारा क्या है, सदिशों का पालन करना, इसी को वेक्टर कहते हैं। हमारी समझ से आज तुम्हारा दिमाग खुल गया होगा कि वेक्टर कहते किसको है, समझ में आया। चलो दिक्कत नहीं है, आज शायद वेक्टर का पर्दा उठ गया होगा, तुम लोगों के आंख पे जो पर्दा था वो शायद उठ गया होगा, ठीक है। और इसके बाद हम कुछ अगले क्लास में हम इसका एंगल बताएंगे कि 2 वेक्टर के बीच का कोण कैसे निकालते हैं, ये वेक्टर शिफ्टिंग क्या होती है, कब वेक्टर में कोई चल नहीं होता है, कितने एंगल पे कोई चल नहीं होती, सारी की सारी बातों की चर्चा आगे करेंगे।
और आज मैंने जितना पढ़ाया थोड़ा सा ज़्यादा समय लिया आज, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। और आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहो, खुश रहो। गुड डे, ऑल द बेस्ट।